5 अगस्त का भारत के संदर्भ में विशेष रूप से मोदी सरकार के लिए विशेष महत्वपूर्ण रहा है। 5 अगस्त के दिन ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 को समाप्त करके वर्ष 2019 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता दी गई थी। वर्ष 2020 के दौरान इसी दिन राम मंदिर के शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ था और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 5 अगस्त को ही सरकार ने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स नीति को समाप्त करने का निर्णय किया है और इस निर्णय के साथ भारत भविष्य में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रमुख केंद्र विश्व स्तर पर बन सकता है। यह विधेयक संसद के दोनों सदनों ने स्वीकार कर लिया है। सरकार ने पूर्वावधि से कर लगाने की नीति को समाप्त करने का जो निर्णय किया है उसका संपूर्ण व्यवसायिक क्षेत्र द्वारा स्वागत किया गया है। इससे न केवल वोडाफोन की समस्या हल हो सकेगी और केयर्न एनर्जी के साथ भी समझौते की संभावना बढ़ गई है। केयर्न भी अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता निर्णय को $1.75 बिलियन के संदर्भ में लागू करने का प्रयास कर रहा है। इनके माध्यम से केयर्न भारत सरकार की कुछ संपत्तियों पर कब्जे की तैयारी में है। इनमें वैश्विक संपत्तियां शामिल हैं। भारत सरकार भी अब जानती है कि किस तरह घाटे को कम किया जाए व मार्ग पर आगे बढ़ा जाए। सरकार का यह निर्णय अवश्य ही स्वागत योग्य कहा जा सकता है। अब सरकार भी बातें करने की बजाय काम पर अधिक ध्यान देने लगी है। आयकर के संदर्भ में किया जाने वाला यह संशोधन निश्चित रूप से विदेश में स्थित होल्डिंग कंपनी को बेचा जा सकेगा। सरकार स्वयं भी यह चाहती है। ऐसी कंपनी की वैल्यू निश्चित रूप से भारत स्थित आर्थिक गतिविधियों के कारण ही देखने को मिलती है और उस पर भारत में कैपिटल गेन टैक्स देय होता है, लेकिन 28 मई 2012 से यह प्रोस्पेक्टिव हुआ है, जबकि वर्ष 2012 का संशोधन प्रभावी ढंग से लागू हुआ है। मूल वर्ष 2012 का संशोधन रेट्रोस्पेक्टिव लागू किया गया था और इसके माध्यम से कैपिटल गेन को पूर्वावधि से कर योग्य लागू किया गया था। इसका भी मूल उद्देश्य वोडाफोन द्वारा वर्ष 2007 में हज की हिस्सेदारी की खरीद के भारतीय सौदे के संदर्भ में था। इसका उद्देश्य भी यह तय किया गया कि ऐसी पूंजीगत लाभ का दायित्व आयकर कानून की परिधि में आता है, लेकिन वर्तमान नए संशोधन विधेयक के माध्यम से रेट्रोस्पेक्टिव मांग को अब समाप्त करने की घोषणा की गई है। ऐसा ही रेट्रोस्पेक्टिव स्पष्टीकरण केयर्न के संदर्भ में भी देखने को मिला था और कैपिटल गेन टैक्स वसूली का केयर्न इंडिया के साथ भी किया गया है। जब केयर्न इंडिया ने भी अपनी सहयोगी कंपनियों को संगठित करने का प्रयास किया था और सबको मिलाकर एक कंपनी का रूप देने का कार्य किया गया था। इसमें लाभ प्राप्त करने की स्थिति में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया था। इसमें जो कैपिटल गेन प्राप्त किया गया था उसको हस्तांतरण व स्थानांतरित करने का भी कोई प्रस्ताव नहीं था और यह सभी निर्णय एक तरफा स्तर पर ही किए गए। इस कर सुधार से वोडाफोन की समस्या हल नहीं होगी, जो इस समय वित्तीय संकट से त्रस्त है और जूझ रहा है। इससे उसको सीधा प्रत्यक्ष लाभ तो नहीं होगा, लेकिन नए निवेश का वोडाफोन
कोई निर्णय लेता है तो निश्चित रूप से यह एक अलग ही प्रयास होगा। वर्ष 2007 के सौदे के संदर्भ में हच ने स्पष्ट कहा था कि उसका लाभ कर योग्य नहीं है, क्योंकि जिस कंपनी को हस्तांतरित किया गया था वह एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी थी और वह भारत स्थित कंपनी नहीं थी। लेकिन भारत सरकार ने इस सौदे को कर योग्य करार दिया था। हालांकि इस संदर्भ में भारत स्थित किसी संपत्ति को हस्तांतरित नहीं किया गया था। इसको वोडाफोन ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी तथा सर्वोच्च न्यायालय ने भी वोडाफोन के पक्ष में निर्णय दिया था, लेकिन भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को मानने की बजाय रेट्रोस्पेक्टिव कानून में संशोधन करने का ही निर्णय लेकर यह दायित्व वोडाफोन पर बरकरार रखने का निर्णय किया था। नई सरकार ने भी शुरू में वोडाफोन से संबंधित इस संशोधित वर्ष 2012 के आदेश को निरस्त करने का साहस नहीं जुटाया तथा जबरन करों की वसूली जारी रखी गई। केयर्न व वोडाफोन ने बायलैटरल इन्वेस्टमेंट समझौते के अंतर्गत इस सरकारी निर्णय को चुनौती दी तथा केयर्न व वोडाफोन से संबंधित मध्यस्थता संबंधित निर्णयों में भी यह स्पष्ट हो गया कि रेट्रोस्पेक्टिव करों की वसूली उचित नहीं है और भारत सरकार को इसमें संशोधन करना चाहिए। इन मध्यस्थता निर्णयों को स्वीकार करने की बजाय भारत सरकार ने मध्यस्थता निर्णय को भी चुनौती देने का ही कार्य किया तथा दोनों कंपनियों ने भारत सरकार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वाद दायर किए। भारत सरकार ने वर्तमान निर्णय के माध्यम से जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसके अनुसार वर्ष 2012 का संशोधन कानून लागू नहीं होगा, केवल भविष्य के संदर्भ में ही दायित्व बनेंगे, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। लोगों को आज भी आश्चर्य तो होता ही है कि भारत सरकार को संघर्ष का रास्ता छोड़कर पूर्व में ही ऐसा संशोधन पारित कर लेना चाहिए था, लेकिन आज जो निर्णय किया गया है वह भी महत्वपूर्ण है, जो स्पष्ट संदेश देता है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश सहर्ष किसी बाधा के बिना करना चाहिए और भारत सरकार भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस कानून को स्वीकार करती है। सरकार के इस निर्णय से विदेशी निवेश का भारत में मार्ग प्रशस्त होगा, सभी बाधाएं समाप्त होंगी। भारत सरकार के इस निर्णय से विश्व बैंक के ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रेटिंग में भी निश्चित रूप से भारत की स्थिति में सुधार होगा।